नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिलजीत दोसांझ से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री को किसानों की, मरते हुए किसान नेता डल्लेवाल की कोई फिक्र नहीं। प्रधानमंत्री को नहीं फिक्र है कि इस देश का गरीब, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास मौत के मुंह में जा रहा है। वो जीएसटी के जाल में ऐसा फंस गया है कि उसके पास अब कर्ज के सिवा कुछ नहीं बचा और अब वो कर्ज चुकाने की भी स्थिति में नहीं है तो अपनी जान दे रहा है। हालात यह हो रहे हैं कि सरकार लुटेरों की तरह से जीएसटी वसूल रही है और आपको मरने के लिए मजबूर कर रही है। उधर दिल्ली में विधानसभा चुनाव है तो उसके लिए तमाम योजनाओं की घोषणा करने की तैयारी है। सावरकर के नाम पे कॉलेज बनेगा लेकिन मनमोहन सिंह के नाम पर कॉलेज नहीं बनेगा। मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह नहीं मिलेगी लेकिन सावरकर के नाम पे सब होगा। उधर अरविंद केजरीवाल इस तरह से मोहन भागवत को चिट्ठी लिखेंगे जैसे वही देश के राष्ट्रपति हो और वही तय करेंगे कि सही से चुनाव हो, ईमानदारी से सारे काम हो, मतदाताओं के नाम ना कटे और तमाम तरह की बातें। जी हां, और आतिशी को मंदिरों की चिंता सताने लगेगी। आज जब ये हालात तो निश्चित रूप से चिंताजनक है। तो जनता की बात कौन करेगा? जनता के घरों की बात कौन करेगा? तब दिखाई देती है कि कांग्रेस है जो जनता की बात करेगी लेकिन जनता उसे वोट नहीं देगी। राहुल गांधी उनके लिए पैदल चलेंगे, उनके लिए मरेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे लेकिन राहुल गांधी को वोट नहीं मिलेगा। वोट तो वहीं जाएगा क्योंकि आरएसएस का एजेंडा है। उस एजेंडे पर देश का मतदाता चलेगा। उसे अपनी फिक्र खुद नहीं है। उसके बच्चे स्कूल जाएं न जाएं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हां, कमोबेश यही स्थिति है। पहली बात, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे तकरीबन 1 साल होने आ रहा है। 13 फरवरी को 1 साल हो जाएगा। किसान धरने पे बैठे हुए हैं, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो दिल्ली जाना चाहते थे, उन्हें नहीं जाने दिया गया। कोई बात नहीं। किसान नेता डल्लेवाल पिछले 40 दिनों से भूख हड़ताल पर। सुप्रीम कोर्ट तमाम निर्देश दे चुका, ना तो नरेंद्र मोदी को टाइम मिला कि उनसे जाके मिल ले या उनसे मिलने के लिए अपने मिनिस्टर्स भेजें और चर्चा कराएं, कृषि मंत्री को भेज दें। ना अरविंद केजरीवाल को यह टाइम मिला कि वह जाके मिलने या उनके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जाकर के उनसे मिलने और उनकी मांगों पर विचार करते हुए केंद्र सरकार से आग्रह करें, उसके लिए निजी तौर पे मिलने जाए। लेकिन नहीं, दोनों ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि दोनों की राजनीति तो आरएसएस से चलती है। जी हां, आरएसएस से, और इसलिए वो उस पर नहीं मिलेंगे। और जब गायक दिलजीत दोसांझ डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने स्टेज से श्रद्धांजलि देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके प्रशासन को कटघरे में खड़ा करेंगे, तो नए साल पर 2025 के शुरुआती पहले व्यस्ततम दिन में वो दिलजीत दोसांझ से मिलना स्वीकार करेंगे। उनसे मिलेंगे, उन्हें बुलाएंगे और उनको गले लगाएंगे और कहेंगे आपके गीत, और उन गीतों को सुनेंगे। उसके लिए उनके पास वक्त है लेकिन किसान की मांग को सुनना उनके बस में नहीं, उनके कृषि मंत्री के बस में नहीं है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बस में नहीं है और अरविंद केजरीवाल के नहीं।
यदि उनका कुछ बहुत मदद करेगी तो कांग्रेस करेगी, जो कि सत्ता में नहीं है, न वहां सत्ता में है न वहां सत्ता में है, तो इसलिए वो कुछ बहुत कर नहीं सकती। नेता प्रतिपक्ष उन्हें लोकसभा में मिलने बुलाएंगे तो बड़ी मुश्किल से उनके कुछ लोगों को मिलने आने दिया जाएगा। वो उनकी बात सुनेंगे, सदन में उठाएंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह सरकारी मॉडल है। यही मोदी और का गुजरात मॉडल है और यही अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल मोहन भागवत को चिट्ठी लिखेंगे कि दिल्ली में यह हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी ये करती है, वो सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की वो वोटरों के नाम कटवा रही है और न जाने क्या क्या वो कहेंगे। न्यू शिकायत करेंगे जैसे वो राष्ट्रपति से शिकायत कर रहे हैं और राष्ट्रपति कोई कार्रवाई करेगा। लोकतंत्र बचाने की गुहार लगाएंगे। क्या मोहन भागवत इस देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्या हैं? वो एक संगठन के जो एनजीओ है कहने को, वास्तव में वो रजिस्टर भी नहीं है, तो ऐसे एनजीओ के वो प्रमुख हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक प्रमुख है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन उस आधार पर ये राजनीति करेंगे। तो वहां क्या होता है, वहां भारतीय जनता पार्टी उन्हें सबक सिखा देती है। वो कहती है वायदे कीजिए, तमाम वायदे कीजिए, लेकिन अपने बच्चों की झूठी कसम तो मत खाइए। जैसे आप पीछे खाते रहे हैं तमाम वायदे करते हुए, लेकिन एक भी आपने पूरा नहीं किया, कोई जवाब नहीं होता है। तब क्या करते हैं, तब मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू करते हैं। और जब याद करिए दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए 2020 के, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, अपने मुख्यमंत्री आवास में बैठे रहे, एक बार भी मुख्यमंत्री के तौर पे वहां नहीं गए कि पीड़ितों से मिलते, उनके दर्द को समझते और उस पर सरकार को चिट्ठी लिखते कि केंद्र सरकार ऐसा ना करे, पुलिस ऐसा ना करे। चीफ सेक्रेटरी को नहीं कहा कि आप जाइए और इसकी मीटिंग कीजिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम एंड जस्टिस, उनको भी नहीं कहा कि आप जाइए और वो कीजिए। तो यह अपने आप में समझ में आता है कि एजेंडा क्या चल रहा है। जब बुलडोजर चल रहे थे तमाम मुस्लिमों के धर्म स्थलों पर, तब नहीं बोल रहे थे, चलिए वो भी सही। और जब 3.25 लाख दिल्ली वासियों पे, जो गरीब और दूसरे हैं, उनके यहां बुलडोजर चल रहे थे, तमाम लोग बेघर हो रहे थे, तब भी उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। तब भी लड़ाई लड़ने कांग्रेस गई या कुछ और गए। अजय माकन ने इसको बताया भी। गरीब लोगों के लिए झुग्गियों के ऊपर मकान देने के लिए सबके सब लोग वायदा ये लोग करते रहे। दुख की बात यह है कि 2023 अकेले एक वर्ष में, पिछले वर्ष में अकेले एक वर्ष में यहां पे जो लिखा है 2,80,000 लोगों को कर डाला बेघर, ये अकेले 2023 की फिगर्स है। एक हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क है, एक संस्था है, उसने दिल्ली के जितने भी लोगों को बेघर किया गया है उसको सालवार उसका उन्होंने निकाला है। और उन्होंने ये बोला है कि अकेले 2023 में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर के, जब G20 का समिट सितंबर में 2023 में हुआ था, उसकी तैयारी के लिए दोनों सरकारों ने मिलकर, वैसे झगड़ते रहते हैं आपस के अंदर, लेकिन जब झुग्गी वालों को विस्थापित करना होता है, जब झुग्गियां तोड़नी होती हैं, तो दोनों के दोनों ने मिल करके 2,80,000 झुग्गियां दिल्ली के अंदर डिमोलिश करी। और दुख की बात यह है कि इसमें से 90% से भी ज्यादा लोगों को कोई भी वैकल्पिक जगह नहीं मिली है। सबके सब लोग जो हैं खुले आसमान के नीचे रहने के ऊपर उसके बाद में मजबूर हो रहे हैं। तो अजय माकन पे फॉलन हो जाते हैं, उनके ऊपर हमलावर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अजय माकन कांग्रेस के लीडर हैं। वहां तो राजनीति भाजपा और हम करेंगे, बाकी किसी को आने नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो कांग्रेस के ही वोट चोरी किए हैं ना। यह स्थिति होती है। तब उनकी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वो कहती हैं कि राज्यपाल जो है, उपराज्यपाल, वो मंदिर तोड़वाना चाहते हैं और मंदिरों पर बुलडोजर चलवाना चाहते हैं और उसकी साजिश रच रहे हैं।
और इस तरह से वो बताती हैं कि 22 नवंबर को धार्मिक समिति की बैठक में यह प्रस्ताव पास हो चुका है कि तमाम मंदिर जो अतिक्रमण में है वो तोड़ने का, तो उन्हें ना तोड़ा जाए, इससे बड़ा बुरा होगा। लेकिन वो घरों के टूटने पर नहीं बोलती हैं, वो मुस्लिम उनके टूटने पर नहीं बोलती हैं। जब देखती हैं वोट बैंक की है तो क्या कहती हैं कि पुजारियों को और ग्रंथियों को जो गुरुद्वारों के होते हैं उन्हें 18-18 हजार रुपए मानदेय दिया जाएगा महीने। लेकिन जो इमामों के लिए 1.5 साल पहले घोषणा की थी वो आज तक नहीं मिला। इमाम पूछ रहे हैं वो कहां है, ये तो बाद में देना, जो पहले कह चुके हो वो तो करके दिखा दो, वो भी नहीं है। तब जवाब देने के बजाय अरविंद केजरीवाल खाटू श्याम चले जाते हैं, जाके वहां मंदिर में मत्था टेकें। चलिए निजी विषय है, आप जाइए। इसके पहले सरकारी खर्चे से पूरे अपने मंत्रिमंडल को लेकर के गए थे अयोध्या, अपने तमाम विधायकों को लेकर गए थे अयोध्या। इसी तरह पंजाब के सरकारी विमान से गए थे तमाम सारे लोग। तो यह आप समझिए यह स्थिति है। तो धर्म की यह राजनीति हो रही होती। लेकिन वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए दिलजीत दोसांझ देते हैं श्रद्धांजलि। उनके लिए नरेंद्र मोदी कोई स्मारक के लिए जगह नहीं खोज पाते हैं और दिल्ली की सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर पाती है। न दिल्ली की सरकार कहीं उनके नाम पे कुछ घोषित करती है और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम वो खोज रहे हैं स्मारक के लिए जगह। लेकिन कांग्रेस पार्टी, हिमाचल में उसकी सरकार है, तो हिमाचल के मुख्यमंत्री घोषणा कर देते हैं कि जो 1974 में हिमाचल प्रशासनिक संस्थान बना था उसका नाम अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर होगा। और वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाया था, तो उस पर उन्होंने यह घोषणा कर। निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बड़े अर्थशास्त्री भी थे, एक अच्छे प्रशासक भी थे, और इसलिए उन पर यह संस्थान होना ही चाहिए। तो इसके लिए उन्हें साधुवाद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आपस में ढपली बजा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में जहां के अमृतसर के वासी थे वहां पर भी वो एक चीज नहीं बना सके कि वहीं पर कुछ बना देते, वहीं पंजाब में ही कोई घोषणा कर देते, लेकिन नहीं, क्योंकि असल में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। उधर दूसरी तरफ देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कितनी बुरी हालत में है जिससे आम आदमी मौत के मुंह में जा रहा है। भारत सरकार के आंकड़े आते हैं कि उसने 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक जो जीएसटी वसूल किया वो रिकॉर्ड वसूल किया। वो 9.09% जीएसटी वसूल किया है, अधिक वसूल किया है। और यह जो वसूल किया है जीएसटी, ये रिकॉर्ड है, ये 16.5 लाख करोड़ रुपए के करीब है। 16.5 लाख करोड़, इतना ज्यादा पैसा वसूल किया है। और सिर्फ दिसंबर की बात करें तो ये 7.3% जो है पहले से अधिक वसूल किया है। ये रिकॉर्ड, इतना रिकॉर्ड जो 2.25 लाख करोड़ से अधिक का जो ये वसूल किया है, ये हमसे आपसे वसूल किया है। किस बात पे? कहीं खाने की चीज पे, कहीं इस पर, कहीं उस पर, कहीं कोई चीज पर, इस तरह से। लेकिन ये पैसा हम पर नहीं लग रहा है। इस देश में गाड़ियां खरीदने के जो 2.5 करोड़ गाड़ियां बिक गई, 2.5 करोड़ से अधिक गाड़ियां सिर्फ 2024 में बिक गई। क्यों? क्योंकि वाहन पॉलिसी ऐसी लाए कि आपका वाहन अब 10 साल में, 15 साल में के बाद में रिन्यू नहीं होगा, और आप अब कुछ एनसीआर में नहीं चला पाएंगे, कुछ कहीं नहीं चला पाएंगे। तो आदमी मजबूर हो गया है कि मजबूरन अपनी अच्छी गाड़ी बेच दे, कबाड़ कर दे और उसको कर दे। तो जब यह हालत आ जाए तो जीएसटी, और उस जीएसटी के आधार पे अपनी जीडीपी दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी हमको लूट के अपनी जीडीपी दिखा रहे हैं
और हमें कहां ले जा रहे हैं इसका सबसे बड़ा आरबीआई ने ही आंकड़े दे दिए कि भारत के लोग कर्ज में फंसते जा रहे हैं, इतनी बुरी तरह से फंस रहे हैं, वो भी मध्यम वर्ग जिसकी 5 लाख रुपए सालाना से कम आमदनी है, वह व्यक्ति इतनी बुरी हालत में फंसा हुआ है कि वो पर्सनल लोन ले लेकर के घर चला रहा है और उसकी अदायगी नहीं कर पा रहा है और इस कारण डिफॉल्टर बन रहा है। वही दूसरी तरफ 5 लाख से 15 लाख की बात करें तो वो सबसे बड़ा डिफॉल्टर है, वो भी इसी तरीके से चल रहा है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं किसी नाम पे, कहीं किसी चीज फीस के लिए, कुछ के लिए पर्सनल लोन ले ले करके चल रहा है। और उसके बाद में जो है 20 लाख तक की यदि बात करें तो इस देश का सबसे बड़ा बर्बादी में जाने वाला व्यक्ति। तो इस तरह से इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी इस हालत में, देश की अर्थव्यवस्था तो जब यह हालत हो तो आप सोचिए कि कहां ले जा रहे हैं आप देश को। तो न देश को चला पा रहे हैं, न देश की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए। किसान मर रहा है, बेरोजगार हो रहे हैं, युवा और छात्रों को पढ़ने के लिए नहीं है, घर में पढ़ाने के लिए, फीस जमा करने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं है, मिडिल क्लास मरता जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में 27 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से निकालकर उन्हें मध्यम वर्ग में लाया गया था। आज मध्यम वर्ग के लोग गरीबी में जा रहे हैं घर चलाने को, और इस साल के जो गरीबी थे वो गरीबी रेखा से भी नीचे कर्ज लेने के मामले 50% इस तरह की हालत कर दी है कि देश बर्बादी में जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बने, पूरी तरह से फेल हो, हम न जाने क्या बने, बच्चों के पढ़ने की स्थिति नहीं है और तमाम संकट खड़े। इन सारे हालात में इस देश को बचाएगा कौन? तो वो बचाने का पूरा प्लान राहुल गांधी तैयार करते हैं। राहुल गांधी आपको बताते हैं कैसे पूंजी कहां डाली जाए, तो उसके बाद में कैसे पूरी चेन चलेगी और सबको लाभ होगा। लेकिन यह सरकार ये नहीं करना चाहती, ये पूंजीपतियों को पैसा देती है। उसका नतीजा ये होता है, इस देश की 66 कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास में 3.25 लाख करोड़ रुपया वह पड़ा हुआ है जो उनके पास अब यही नहीं है कोई योजना कि इसे खर्च कहां करें। क्योंकि यदि इन्वेस्ट करके अपने धंधे में लगाते हैं तो धंधे आजकल चल नहीं रहे, वो बुरी स्थिति में, तो जितने से जैसे चल रहा है वही चलाओ। तो यह हालत है कि 3.25 लाख करोड़ रुपया किसानों को देने के लिए चंद रुपया नहीं है देश के और तमाम वर्ग को मदद करने के लिए, लेकिन यहां बर्बाद हो रहा है। उधर सारे डिफॉल्टर हो रहे हैं, वही कंपनियां, बड़े बड़े कारपोरेट, और उनका 25 लाख करोड़ रुपया माफ हो जाता है, लेकिन आम आदमी आत्महत्या करने को मजबूर होता है। इसी विवाद में दिल्ली में एक कैफे के मालिक ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी पत्नी उसे पैसे के लिए परेशान कर रही और उसकी ससुराल वालों ने 1.5 करोड़ रुपए के करीब उससे लोन लिया था जो वापस नहीं कर रहे थे। यानी आप पैसे में इस तरह से फंस गया एक परिवार की आत्महत्या करने को मजबूर। आप सोचिए कितनी बुरे हालात, इस हालात में देश फंसा है। और इसके बाद हम कहते हैं, तभी हमें राहुल गांधी का वो इकोनॉमी प्लान याद आता है जिसको वो कहते हैं कि इसके बाद, और पूरी दुनिया इसको कहती है कि यही काम करेगा, लेकिन सरकार है यहां तो धर्म की लड़ाई लड़ेंगे, दूसरी बातें करेंगे, छोटी छोटी मुफ्तखोरी करेंगे, रेवड़ियां बांटेंगे, लेकिन असली जगह मदद नहीं करेंगे और लोग आत्महत्या करें। यह भारत बना दिया है मोदी और केजरीवाल और संघ के राज ने। जय